नमस्ते दोस्तों। आज की परिचर्चा में मैं बी आर कुमावत आपका स्वागत करता हूं। अपनी परिचर्चा का विषय है शिक्षा में सरकारी मजाक। देखिए दोस्तों, इस परिचर्चा में हम अक्सरतः ये चर्चा किया करते हैं कि सरकार की उदासीनता किस प्रकार से आज की शिक्षा के डिग्रेडेशन के लिए उत्तरदायी है। आज शिक्षा का प्रारूप स्कूल एजुकेशन से लेकर के कॉलेज लेवल तक देखो, कॉम्पिटिटिव लेवल में देखो, हमारा दिन प्रतिदिन डिग्रेड हो रहा है। और इसमें इस डिग्रेडेशन के लिए जो मुख्य उत्तरदायी है वो सरकार है। सरकारी प्रयास हैं वो सही तरीके से कामगारचित नहीं हो रहे हैं। सरकारी पॉलिसीज हैं वो सही तरीके से कामगारचित नहीं हो रही हैं। तो इस परिचर्चा में हम अक्सरतः कोई इस शिक्षा के डिग्रेडेशन का एक पहलू लिया करते हैं। और आज हम ले रहे हैं सीटेट के सिलेबस में अंग्रेजी भाषा का सिलेबस। सीटेट परीक्षा के लिए जो अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रेस्क्राइब्ड है सीटेट के पेपर में, उसका सिलेबस किस प्रकार से लैंग्वेज को डिग्रेड कर रहा है, शिक्षा को डिग्रेड कर रहा है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सीटेट में लैंग्वेज का सिलेबस दो प्रकार से दिया गया है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। दो लेवल बनाए गए हैं, प्राइमरी तक के लिए लेवल फर्स्ट और अपर प्राइमरी के लिए लेवल सेकंड। लेकिन दोनों लेवल में लैंग्वेज का सिलेबस एक जैसा ही है। लैंग्वेज के सिलेबस में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। दोनों लैंग्वेज का सिलेबस भी एक जैसा ही है। दोनों लैंग्वेज के सिलेबस में कोई अंतर नहीं छोड़ा गया। आखिर दो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया, इस पर भी हम विचार बाद में करेंगे। पहले आइए हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, देखो मैं पढ़ रहा हूँ। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग अनसीन पैसेज। मैंने सीबीएसई की साइट खोली है, सीबीएसई की साइट के ऊपर मैं देख रहा हूँ। अभी मैं आगे दोबारा ये लाइन पढ़ने से पहले मैं एक बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली को नमस्ते कहता हूं, क्योंकि आज की अपनी परिचर्चा उन्हीं को संबोधित है। इसलिए हे माननीय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आप इस परिचर्चा को ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपकी खामी को दर्शाएगी ये परिचर्चा और उस खामी को आपको दूर करना है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप इस परिचर्चा को ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहले अभी हम चर्चा करें लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस देख रहे हैं। अंग्रेजी विषय के सिलेबस को देखेंगे, हम पूरे को नहीं देखेंगे। अंग्रेजी विषय के सिलेबस में देखते तो लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस दिया गया है। हालांकि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, दो जगह लिखा हुआ ही है, सिलेबस एक ही है, दो बार नहीं बनाया हुआ, एक ही बार बनाया। मैं तो ये भी विचार करता हूँ कि दो बार जगह क्यों लिखा, क्यों परेशानी की इतनी, एक जगह लिख देते इसको। लेकिन इस विषय पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले सिलेबस के कंटेंट्स देखते हैं, क्या क्या कंटेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। आइए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग अनसीन पैसेज। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग अनसीन पैसेज वास्तव में बेहूद टर्म बनाई गई है यहाँ पर। यहाँ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग अनसीन पैसेज क्या होता है, सीधा लिख देते कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन लिखते तो भी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात थी। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड है, ये लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी बार लैंग्वेज के सिलेबस में कॉम्प्रिहेंशन है, तो अपने आप ये अंडरस्टूड है कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात है। कॉम्प्रिहेंशन के आगे कॉलन लगा करके अनसीन पैसेज लिख देते, बस पर्याप्त है। लेकिन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग अनसीन पैसेज, ये रीडिंग अनसीन, ये बेहूद टर्म, लैंग्वेज का इतना भयंकर डिग्रेडेशन पहली बार सीटेट के सिलेबस में देखने को मिल रहा है। उसके बाद में आगे लिखा है, टू पैसेजेस, वन फ्रॉम प्रोज और ड्रामा एंड वन फ्रॉम पोएम। क्या लिखा है, टू पैसेजेस की दो पैसेज देंगे, उनमें एक तो प्रोज से या ड्रामा से। अरे यहां पैसेज के संदर्भ में आप बात करते हो तो प्रोज और ड्रामा दो अलग अलग साहित्यिक विधा नहीं होती हैं। ड्रामा भी प्रोज में भी हो सकता है, हाँ ड्रामा पोएट्री में भी हो सकता है, लेकिन ड्रामा प्रोज में भी तो हो सकता है। आप चाहो उसमें से दे दो प्रोज पैसेज, आप किस में से दे रहे हो, और फिर अनसीन दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो आप ड्रामा में से, या क्यों आप प्रोज में से दे रहे हो, बना कर दो अपना पैसेज अनसीन। अनसीन दे रहे हो तो आप, फिर भी लिखा है टू पैसेजेस, वन फ्रॉम प्रोज और ड्रामा, एक तो प्रोज से और एक ड्रामा से। यहां ये बात मैं देखता हूं तो वास्तव में पूरा पूरा विचार ये आता है कि ये लाइन लिखने वाला इंग्लिश का टीचर नहीं है, उसने कभी भी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई, वो लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। आगे है, एंड वन फ्रॉम पोएम, तो एक अनसीन पैसेज तो बता दिया,
प्रोजोड्रामा से, और दूसरा अनसीन पैसेज कहता है फ्रॉम पोइम। अरे माँ से, पोइम से आप जो उद्धरण देते हो उसको पैसेज नहीं कहते हैं, केवल प्रोज से लिए हुए उद्धरण को ही पैसेज कहते हैं। जो एक्सट्रैक्ट आप प्रोज से लेते हो उसी को पैसेज कहते हैं। पोइम से आप कोई भी एक्सट्रैक्ट लेते हो उसको स्टेंजा कहते हैं, नहीं कि मतलब कि उसको पैसेज नहीं कहते हैं। एक्सट्रैक्ट बोल दो, चाहे उसको स्टेंजा बोलो, एक से अधिक स्टेंजा तो आप एक्सट्रैक्ट बोल दो, स्टेंजाज बोल दो, उसको प्लूरल में बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप उसको पैसेज बोल दो। पैसेज नहीं होता पोइट्री से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट। आगे चलेंगे तो उसके बाद में क्या लिखा है कि, तो ये लाइन क्लियर हुई अपनी। टू पैसेजेस, वन फ्रॉम प्रोजोड्रामा एंड वन फ्रॉम पोएम कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन किस किस प्रकार से देंगे, ऑन कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। हे महाशय, आपने कॉम्प्रिहेंशन का यहां पर एक वर्ड लिख दिया, पर्याप्त था, आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अनसीन पैसेज इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अनसीन पैसेज का उद्देश्य यही होता है कि उसमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिए जाएं। अनसीन पैसेज देने का मतलब है ये एक प्रकार का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, लैंग्वेज एफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें बंदे की या कैंडिडेट्स की लैंग्वेज पर ऑल ओवर पावर कितनी है, ऑल ओवर होल्ड कितनी है, उसकी कुल पकड़ कितनी है लैंग्वेज पर, वो देखी जाती है। अनसीन पैसेज का उद्देश्य यही होता है, इसलिए इसमें के लिए केवल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपने आगे कॉम्प्रिहेंसिव के आगे जो भी टर्म लिखी है वो सारी इसमें बकवास कर दिया आपने। क्या लिखा, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस से लॉजिकल जजमेंट का नाम इन्फ्रेंस है। यहाँ आप अनसीन पैसेज पर इन्फ्रेंस का क्वेश्चन देते हो तो आप अनसीन पैसेज के समरी का क्वेश्चन दे सकते हो, उसके कोई सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन दे सकते हो, आप इसका के कंक्लूजन का क्वेश्चन दे सकते हो। इन्फ्रेंस में ऐसा ही क्वेश्चन एप्लीकेबल है अनसीन पैसेज के आधार पर। अगर आप ऐसा देते हो तो उसके बाद में आप ये भी देखो कि ऐसा प्रश्न फिर कॉम्प्रिहेंशन में आ गया, वो कॉम्प्रिहेंशन में आ गया, दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप लिख रहे हो ग्रामर। ग्रामर का कोई भी प्रश्न ग्रामर का नहीं दिया जा सकता अनसीन पैसेज के आधार पर। अगर आपने अब तक कोई ग्रामर का प्रश्न अनसीन पैसेज के आधार पर दिया है तो वो मात्र एक आपने खाना पूर्ति की है। ग्रामर सेपरेट स्ट्रीम है लैंग्वेज की, इसके सेपरेट क्वेश्चंस होते हैं। अनसीन पैसेज किसी प्रकार से ग्रामर का आकलन नहीं करता है। आगे आप लिखा वोकल, आगे लिखा एंड वर्बल एबिलिटी। ये आपकी एक बहुत ही मिसगिविंग टर्म है, भ्रमित करने वाली टर्म है। वर्बल एबिलिटी से आपका तात्पर्य क्या है? आपका वर्बल एबिलिटी से तात्पर्य अगर मतलब मौखिक व्यक्ति से है तो यहाँ मौखिक व्यक्ति में कॉम्प्रिहेंशन आ गया, बस लिखित में प्रश्नों को उत्तर दिया जाए कि मौखिक व्यक्ति वही हुई वर्बल एबिलिटी। अगर आपका वर्बल एबिलिटी से तात्पर्य ग्रामर से है, कोई ग्रामेटिकल जो वर्ब एलिमेंट है उससे है, तो आपने ग्रामर दे दिया यहाँ पर पहले, दोबारा वर्बल एबिलिटी लिखने की क्या जरूरत है? ये आप लिखते हो कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। ये मात्र आप एड़े टेढ़े तरीके से इधर उधर के धक्के खा करके सेंटेंस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, जो बड़ा ही बेहुदा लग रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार से आपका लिखा हुआ सेंटेंस लॉजिकल नहीं लग रहा है, परीक्षा के स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं लग रहा है। आगे है प्रोज पर, आगे ब्रैकेट में आपने लिखा प्रोज पैसेज में भी लिटरेरी, साइंटिफिक, नैरेटिव और डिस्कर्सिव। ये ब्रैकेट में लिख करके तो आपने अपने अज्ञानता का पूरा ही परिचय दे दिया। आपने लिखा प्रोज पैसेज में भी लिटरेरी, कि प्रोज पैसेज साहित्यिक हो सकता है। हे महाशय, मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज परीक्षण में, लैंग्वेज की परीक्षा में जो पैसेज दिया जाता है वो लिटरेरी ही होता है। लिटरेचर होता क्या है? लिटरेचर किसी भी विधा में हो सकता है, लिटरेचर प्रोज में भी हो सकता है, पोएट्री में भी हो सकता है। कोई स्टोरी है तो वो भी लिटरेचर है, कोई आपने ऐसे लिखा है तो वो भी लिटरेचर है। लिटरेचर जीवन की एक शैली का नाम लिटरेचर है। ये जीवन की ह्यूमन फीलिंग्स की स्टडी का नाम लिटरेचर है। तो ये चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप स्टोरी लिखो, चाहे आप ड्रामा लिखो, चाहे आप पोएम लिखो, कुछ भी लिखो, उसमें ह्यूमन फीलिंग्स ही आती हैं। लिटरेचर में ह्यूमन फीलिंग्स ही होती हैं। तो लिटरेचर, लिटरेरी पोर्शन तो वो लिटरेरी पीस तो हो ही गया। अब आगे हम देखते हैं, देखिए कि आपने क्या लिखा कि अनसीन पैसेज हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, उसके बाद में साइंटिफिक। आपका साइंटिफिक से तात्पर्य क्या है? क्या आप कोई बायोलॉजी से रिलेटेड या कोई स्पेस साइंस से रिलेटेड या कोई मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई पैसेज लिखोगे क्या यहाँ पर? और भला क्यों लिखोगे आप ऐसा पैसेज? यहाँ पर आप लैंग्वेज की परीक्षा ले रहे हो, साइंस की परीक्षा थोड़ी ले रहे हो किसी की। तो क्यों लिखा आपने यहाँ पर ये साइंटिफिक भी हो सकता है? इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ होता है, वो लैंग्वेज का नहीं होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं होता है। अरे वो तो उसका तो माध्यम इंग्लिश है मात्र। अगर कोई स्पेस साइंस के बारे में, अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में कोई पैसेज दिया हुआ है, दैट डजंट बिलोंग टू लैंग्वेज, that doesn't belong to literature, that belongs to some other stream of knowledge, and you are liable to give an unseen passage here only of literature. आगे लिखना
आपके लिए यहाँ पर आपने और क्या लिखा है, यहाँ पर साइंटिफिक और आगे नरेटिव। आपको वहां से पता नहीं है नरेटिव क्या होता है, आपको नरेटिव लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर ऐसा कोई भी पैसेज जिसमें कोई स्टोरी कही जाती है वो नरेटिव कहते हैं उसको। स्टोरी के आधार पर कुछ लिखा था उसको नरेटिव स्टाइल कहते हैं। नरेटिव वो होता है ऐसा कोई भी पैसेज जिसमें सीन का वर्णन किया जाता है तो उसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। ऐसा कोई भी पैसेज जिसमें लॉजिकल आइडियाज डेवलप किए जाते हैं, एक आइडिया के आधार पर दूसरा आइडिया डिपेंडेंट है, आगे डेवलप होता है, तो उसको आर्गुमेंटेटिव प्रोज कहते हैं। इस प्रकार प्रोज के प्रकार हैं। तो यहां पर आपको नैरेटिव लिखने की जरूरत नहीं थी, आप प्रोज पीस दे रहे हैं तो बस पर्याप्त है। अनसीन पैसेज वहां तक ही पर्याप्त है कि आपका अनसीन पैसेज है, बस लिटरेरी आपने लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे लिखना है आपका बेकार है, आगे है। तो अब तक का निष्कर्ष निकला कि आपने जो ब्रैकेट में लिखा प्रोज पैसेज में बी लिटरेरी, यहाँ पर एक तो आपने लिखा प्रोज पैसेज, पैसेज प्रोज का ही होता है, दोबारा ये यहाँ पर प्रोज टर्म पैसेज साथ लिखने की जरूरत नहीं थी। प्रोज लिख रहे तो आगे पीस लिखो, प्रोज पीस। पैसेज लिखा तो पैसेज में अपने आप में प्रोज वर्ड शामिल है, बेहुदा लगता है प्रोज पैसेज जैसे बोलने में। तो ये है आपका पैसेज में बी लिटरेरी, ये लिटरेरी है, साइंटिफिक है, नरेटिव है। आगे आपने लिखा डिस्कर्सिव, एक टर्म आपने दिया वहां से डिस्कर्सिव। डिस्कर्सिव की स्पेलिंग आपने लिखी है DISCURSIVE। मैं आपको बता दूं ये कोई टर्म नहीं होती है, प्रोज राइटिंग में डिस्कर्सिव नाम की कोई टर्म नहीं, किसी भी राइटिंग में डिस्कर्सिव स्टाइल कोई होती नहीं है, कोई टर्म नहीं होती है। डिस्कर्सिव का मतलब क्या होता है, डिस्कर्सिव का मतलब डाइग्रेसिव, अर्थात जिसका स्तर गिर रहा है या जो धक्के खा रहा है वो डिस्कर्सिव है, या इनकोहिजेंट, अर्थात ऐसे इनकोहिजेंट किसको कहेंगे, जो एस समरसी है, जो मतलब किसी भी प्रकार से कोई तार्किकता का फॉलो नहीं कर रहा है, वो डिस्कर्सिव। भला ऐसा पैसेज आप क्यों दोगे जिसमें किसी प्रकार की तार्किकता नहीं है। डिस्कर्सिव प्रोज तो वो हुआ जिसमें आप एक बात तो दिल्ली की कह दो और दूसरी बात अचानक आप अफगानिस्तान की बोलने लग जाओ और फिर आपके इस्लामाबाद याद आ जाए, ऐसे बोलते रहो। क्यों दोगे आप ऐसा पैसेज, ऐसा स्टडी का मैटर होता है क्या। और ये डिस्कर्सिव जो वर्ड आपने लिखा, लिखते समय आपको पता भी नहीं था कि डिस्कर्सिव का मतलब क्या होता है। मैं महाशय आपको अति विनम्र शब्दों में और पूरी दादागिरी के साथ कहता हूं कि ये लैंग्वेज के टीचर्स का तैयार किया हुआ नहीं है, ये मैटर लैंग्वेज के टीचर्स की ऐसी शैली नहीं होती है। ये आप यहां पर आपको सिर्फ इतना लिखना था अनसीन पैसेज, बस। उनके बाद में कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चन दो। ये फालतू की बकवास कर रहे हो आप, ये इसमें ये बकवास करके, और आपने यहाँ पर जगह भर दी, लेकिन ये नहीं देखा आपने जगह के साथ साथ में आपने अपनी अज्ञानता भी पेश कर दी। आगे देखिए ये दो पैसेज आ जाएंगे, इसी प्रकार से दो पैसेज कितने मार्क्स के दोगे, अभी यहाँ पर ये भी आपने क्लियर नहीं किया, चलो ये बाद में हम विचार कर लेते हैं। उसके बाद में दो पैसेज के बाद में आप पेडागोजी में आ रहे हैं, मेथड में आ रहे हैं। आपने देखिए पेडागोजी का पहला पॉइंट लिखा है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपने सबसे पहला पॉइंट लिखा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट की पेडागोजी का आप परीक्षण करेंगे। पेडागोजी का मतलब अध्यापन विज्ञान, कि आप ये परीक्षण करेंगे इस पॉइंट में कि जो अध्यापक आप रिक्रूट कर रहे हैं, जिस अध्यापक को जिसको आप सिलेक्शन दे रहे हैं, उसको बच्चों को लैंग्वेज डेवलपमेंट करवाना आता है या नहीं आता है। तो हे महाशय मैं सबसे पहले इस लैंग्वेज डेवलपमेंट को क्लियर कर देता हूं। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब है लैंग्वेज के विविध प्रारूप को सीख लेना, और लैंग्वेज के विविध प्रारूप किसमें आते हैं, लैंग्वेज की विविध बेसिक स्किल्स में आते हैं, जिनमें आती है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये चार बेसिक स्किल हैं, यही लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा जो बड़ी क्लास में और लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है, जैसे शुरुआत में तो लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसा ही चलता है प्राइमरी लेवल पर, तो उसके बाद में अपर प्राइमरी लेवल में देखो या सेकंड लेवल में आप देखोगे, तब लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या आता है, लैंग्वेज की स्ट्रीम्स और अलग अलग बढ़ जाती हैं, जैसे सिमेंटिक्स, लिंग्विस्टिक्स की अलग अलग ब्रांच आ जाती है, जैसे सिमेंटिक्स है, सिंटैक्टिक्स है, इसी प्रकार से फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, इस प्रकार से अलग अलग स्ट्रीम आ गई। अब प्राइमरी लेवल के बाद में वो उनको सिखाना लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, इसको लैंग्वेज डेवलपमेंट कहेंगे। अब इसके बाद में आपने अगला पॉइंट लिखा है इसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन। यहां पर फिर आपने अपनी अज्ञानता सिद्ध कर दी। ये पॉइंट आपने लिखा लर्निंग एंड एक्विजिशन। हे महाशय मैं आपको बता दूं लर्निंग और एक्विजिशन दोनों वर्ड एक ही होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। जहां पर अलग अलग दिए हुए हैं वहां पर भी मैटर एक ही लिखा हुआ है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने
अलग अलग टाइम पर वर्ड काम में लिए हैं। जहां बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ने इसको लर्निंग कहा है, वहीं पर आप उनके बाद में भी या उनके साथ वाले भी कई साइकोलॉजिस्ट ने इनको एक्विजिशन कहा है। जैसे नॉम चॉम्स्की ने लर्निंग शब्द को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसने एक्विजिशन कहा है। तो लर्निंग और लैंग्वेज के संदर्भ में महाशय मैं आपको बता रहा हूं, लैंग्वेज के संदर्भ में लर्निंग और एक्विजिशन दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट आपने दिया प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग टीचिंग दिया, ये तो चलो ठीक है, इस विषय में हमें कुछ भी नहीं बोलना, आपका अच्छा टॉपिक है। उसके बाद में आपने अगले 4 नंबर पॉइंट पर दे दिया लैंग्वेज स्किल्स। ये कैसा टॉपिक दे दिया आपने? लैंग्वेज स्किल्स। आपने पहले दे दिया लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपने लर्निंग एंड एक्विजिशन दे दी, तो उनमें क्या सीखा था? उनमें भी लैंग्वेज स्किल्स थी, लैंग्वेज स्किल्स वहां पर आ गई थी। अब दोबारा आपने लैंग्वेज स्किल्स क्यों दिया है यहाँ पर वापस? और उसके बाद में आपने आगे 6ठे पॉइंट पर आपने लिखा इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन प्रोफिशिएंसी। अरे कंप्रीहेंशन तो आपने अनसीन पैसेज में ले लिया, उस तरीके से कंप्रीहेंशन टेस्ट हो गया आपका। अब आप इस पॉइंट के माध्यम से पूछना चाहते हो कि कंप्रीहेंशन टेस्ट क्या होता है, कंप्रीहेंशन टेस्ट के उद्देश्य क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है। तो फिर आप कंप्रीहेंशन के आगे प्रोफिशिएंसी भी लिख दिया, प्रोफिशिएंसी का भी इवैल्यूएशन। तो हे महाशय मैं आपको बता दूं, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक ही होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसी का ही एक उदाहरण है अनसीन पैसेज। यहां पर आपने दोबारा भी लिखा तो कॉम्प्रिहेंशन और प्रोफिशिएंसी दोनों नहीं लिखने चाहिए थी। फिर आपने आगे लिख दिया स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आपके तो याद आ गए 4 बेसिक स्किल्स, तो वो यहां पर दोबारा ठोक दिया आपने इनको। अरे तो पहले क्या सीखा, लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या सीखा, वहां पर आ गई ये पेडागोजी में, और यहाँ लर्निंग एक्विजिशन में पेडागोजी आ गई इसकी। उसके बाद में लैंग्वेज स्किल्स अलग से दे दिया, यहाँ पर लैंग्वेज स्किल्स की पेडागोजी आ गई। और उसके बाद में आप यहाँ पर स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ये दोबारा लिख दिया। ये कहना चाहते हो क्या वहां पर तो पेडागोजी आई और यहाँ पर इवेल्युएशन आया? अरे मासे इवेल्युएशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पेडागोजी, वो भी पेडागोजी में आता है। इवेल्युएशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग। अब आगे चलते हैं हम, देखिए इसके बाद में आगे अगला पॉइंट है आपका 7वां पॉइंट लिखा आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक के, मल्टी मीडिया मटेरियल्स और मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ये लो आपने लिखा। और उसके बाद में एंड अदर रिसोर्सेज आपने लिख दिया। ये कैसे टर्म आपने बनाई है, हम चर्चा करते हैं इस बात के ऊपर कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपने लिखा है ये टर्म आपकी गलत है। वहां से मैं दोबारा पुनरावृत्ति करके आपको ये बात बता रहा हूं, मटेरियल्स नहीं होता, मटेरियल होता है। कहीं पर आपने देख लिया नेट में लिखा हुआ अगले के लिखे हुए, ये जो गलत लिखा उसमें सुधार होना चाहिए। अगर ये लैंग्वेज के टीचर का कोई सिलेबस बनाया हुआ होता तो तुम समझ जाता कि मटेरियल नहीं होता, मटेरियल होता है। लेकिन लैंग्वेज टीचर को तो पास में नहीं बैठने दिया इस सिलेबस को बनाते समय। दावे के साथ में कहता हूं मैं ये बात, लैंग्वेज टीचर का नहीं बनाया हुआ है सिलेबस। यहां पर आपने क्या लिखा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये गलत है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए। ये टीचिंग लर्निंग एड्स हैं, टीचिंग एड्स बोलते आए हम इनको, वही टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। आगे कहता है टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स और मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज। अभी आपको मैं बता देता हूं महाशय कि मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज कुछ नहीं होते हैं टीएलएम में। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जो आप मल्टीलिंगुअल रिसोर्स जो आप बता रहे हो, ये मात्र आपने एक फालतू की टर्म बनाई है। कोई रिसोर्स मल्टीलिंगुअल रिसोर्स नहीं होता है किसी भी लैंग्वेज टीचिंग में। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो इंग्लिश में मल्टीलिंगुअल रिसोर्स क्यों आएगा? इंग्लिश में इंग्लिश के रिसोर्स आएंगे। ऑडियो कोई ऐड है तो इंग्लिश का ऑडियो ऐड है, टीचर बोलेगा तो वो इंग्लिश स्पीकिंग को सपोर्ट करने के लिए बोलेगा। टेक्स्ट बुक है तो वो इंग्लिश में लिखी हुई मिलेगी। मतलब मल्टीलिंगुअल रिसोर्स क्यों आएगा इंग्लिश में? उसके बाद में आगे है कोई मल्टी लैंग्वेज थोड़ी सिखा रहे हो आप सेकंड लैंग्वेज की क्लास में, इंग्लिश सिखा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो मल्टीलिंगुअल रिसोर्स नहीं आता है, बेकार की टर्म आपकी यहाँ पर। उसके बाद में आपने लिखा है यहाँ पर अदर रिसोर्सेज। जब आप अदर रिसोर्सेज लिख रहे हो तो कितने भी रिसोर्स हो चाहे भले ये आपको लिखने की जरूरत क्या पड़ी यहाँ पर, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स एंड अदर रिसोर्सेज, सीधा इतना लिखो। टीचिंग लर्निंग मटेरियल पॉइंट क्लियर है आपका। उसके बाद में है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये आपने फिर वापस लिसनिंग एंड स्पीकिंग दे दी, पीछे एक जगह इवेल्युएशन वाले पॉइंट में दे दिया और उसके पीछे इसके पीछे लैंग्वेज स्किल्स फिर दिया है। लर्निंग एंड एक्विजिशन में भी स्किल्स आती है और लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी स्किल्स आती है, पीछे सब में ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग आ रही है। और दोबारा आप रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोबारा दे रहे हो। ये बात या ये उसके बाद में क्या है, एक बार आगे पढ़ लेता हूँ, बाद में बोलता हूँ, मेरे मन के व्यक्तिवाद में बताता हूँ।
फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, आ गया फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, कि लिसनिंग और स्पीकिंग लैंग्वेज का फंक्शन कैसे करती है और बच्चे इसको टीचिंग टूल के रूप में कैसे काम में लेते हैं। अरे भाई, जब लिसनिंग और स्पीकिंग आप पढ़ा रहे हो, उनका डेवलपमेंट पढ़ा रहे हो, तो उस समय भी ये बात आ जाती है, ये बात तो उसमें क्लियर हो जाती है कि किस प्रकार से काम में आती है। इनका कोई अलग से पॉइंट बनता है क्या? बात ये है कि आपको इसका ज्ञान नहीं है कि ये चीजें क्या है। आपने कहीं नेट पर ऐसे कोई पढ़े हुए टर्म उठाई हैं, ये आपकी टर्म सारी इस प्रकार से ये क्लियर करती हैं कि कोई शोध पेपर लिखते हैं छोटे छोटे कोई सेमिनार में देने के लिए, उनके टाइटल हो जैसे ही, और ये अलग अलग जगह से आपने उठा लिए और यहाँ पर आपने दे दिए, तो आपको पता नहीं कि ये बात पीछे वाले में आ गई क्या। आप जो रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोल रहे हो, यही बात आपकी टीचिंग मटेरियल, ये आपकी इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग लिसनिंग इसमें भी आ गई है। इससे पहले लैंग्वेज स्किल्स लिखा इसमें भी आ गई। यही बात आपके लर्निंग एंड एक्विजिशन आपका जो पॉइंट है इसमें भी आ गई, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है इसका, अनाड़ी हो आप इस मामले में, आप क्वालिफाइड नहीं हो इंग्लिश का सिलेबस बनाने के, आप योग्य नहीं हो इंग्लिश का सिलेबस बनाने के लिए, लेकिन फिर भी आपने सिलेबस बनाया, आपने किसी लैंग्वेज टीचर की मदद नहीं ली और देश के तमाम कैंडिडेट्स के भविष्य के साथ में आपने खिलवाड़ कर दिया, आपने मजाक समझ लिया है लैंग्वेज को एक तरीके से। उसके बाद में आगे क्या लिखा आपने लिखा रोल एंड, अच्छा उसके बाद में है देखो, critical perspective on the role of grammar in language in learning a language for communicating ideas verbally and in written form। ये टर्म निसंदेह कोई मैगजीन में दिए जाते हैं, तो कोई रिसर्च पेपर, उनकी कोई टर्म है, कहीं से आपकी मारी हुई टर्म है, आपकी नहीं बनाई हुई, नहीं आपने कोई किताब पढ़ी कोई पेडागोजी के बारे में, उसमें से भी ऐसी टर्म नहीं मिलेगी आपको, नहीं लिया आपने। आप यहाँ पर लिख क्या रहे हैं, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form। निसंदेह ये कोई रिसर्च पेपर की कोई टर्म है। अरे यहाँ पर आपको इतने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा लिख देते रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग, सीधा इतना बड़ा पर्याप्त है। आप इसको बढ़ा दिया, आप उसके बाद में कहते हैं फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। आइडिया वर्बली कम्युनिकेट करने में, रिटन फॉर्म आइडिया कम्युनिकेट करने में ग्रामर का क्या रोल है ये आप बताओगे। बल्कि ये बताओ आइडियाज को कितने तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो। आइडियाज वर्बल तरीके से कम्युनिकेट होते हैं, ओरल तरीके से कम्युनिकेट होते हैं, ओरल बोल दो, वर्बल बोल दो, या रिटन तरीके से कम्युनिकेट होती है, तो इनको लिखने की क्या जरूरत है यहाँ पर है, फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। क्या आप ये टर्म बना रहे हो महाशय? यहाँ पर सिलेबस का स्टैंडर्ड आपने बिल्कुल नहीं छोड़ा, लैंग्वेज की धज्जी उड़ा दी आपने, लैंग्वेज की मिट्टी पलीत कर दिया आपने इस सिलेबस में। आगे क्या लिखा आपने, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, ये लिखा है। अरे महाशय, मैं आपको बता दूं क्या क्या चैलेंज होते हैं पहले तो डाइवर्स क्लासरूम में, और पहले तो इस बात पर चर्चा करते हैं क्लासरूम को डाइवर्स क्लासरूम क्यों कहते हैं। Only on the basis of the fact that all the learners in a classroom are not of the same standard. Their learning standard, their mental standard is of very types. This is the main reason that no matter which type of a classroom it is, each and every classroom is known as a diverse classroom. क्योंकि बच्चे उसमें डाइवर्स होते हैं, उनका मेंटल लेवल अलग अलग होता है, तो क्लासरूम, हर क्लासरूम डाइवर्स क्लासरूम है। तो हम देखते हैं कि उसमें चैलेंजेस क्या होते हैं। चैलेंजेस इंग्लिश पढ़ाने के क्या चैलेंज हो सकते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी ने बताया है कि कुछ एक लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं जिनके कारण बच्चा लैंग्वेज का कोई सर्टेन प्रारूप, कोई लिसनिंग है या मतलब कोई रीडिंग है या राइटिंग है का में से कोई एक प्रारूप भली भांति नहीं समझ पाता है, भली भांति समझने में बच्चे के सामने दिक्कत पैदा होती है, वो ही लैंग्वेज पढ़ाने की चैलेंजेस हैं। जैसे एक बच्चा डिसलेक्सिया से परेशान है, उसका लैंग्वेज डिसऑर्डर डिसलेक्सिया है, उसके पढ़ने में दिक्कत है, उसी क्लास में दूसरा बच्चा है वो डिस्ग्राफिया से परेशान, लैंग्वेज डिसऑर्डर उसका डिस्ग्राफिया है, जिससे उसको लैंग्वेज लिखने में परेशानी है, लिखित प्रारूप में उसकी दिक्कत आती है। अब ये डाइवर्स क्लासरूम हो गया। अब यहाँ पर टीचर के सामने क्या क्या चुनौती आती हैं, तो यहाँ पर चुनौती क्या है, बच्चे ऐसे अलग अलग डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, वो अलग अलग, उनके सामने डिफिकल्टी उत्पन्न होंगी, वो अलग अलग एरर करेंगे और उनके लिए अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटेजी। ऐसे बच्चे कोई थोड़े बहुत होते हैं क्लास में, कोई 2-4 मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों का परसेंट 20 से 30% ही होता है, ज्यादा बच्चे नहीं होते ऐसे।
तो इन बच्चों के लिए एक अलग से टीचिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। यही चैलेंजेस हैं, ये बच्चे चैलेंज हैं। आप इसमें और क्या लिखना चाहते हो, ये आप इसके बजाय इतनी बड़ी टर्म लिखिए आपने, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। इसके बजाय आपकी टर्म ये होती लैंग्वेज डिसऑर्डर्स अराइजिंग डिफिकल्टीज कॉजिंग एरर्स एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज। बस ये पर्याप्त थी। चैलेंजेस की क्या है क्या नहीं इनको छोड़ो, आप तो ये गलत टर्म बना रहे हो, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसके कारण से सिलेबस में ऐसी टर्म आने से कई बेचारे इधर के धक्के खाकर किताब लिखने वाले गलत मैटर लिख देते हैं। और वो क्या लिखते हैं, चैलेंजेस क्या बताते हैं, कहते हैं कि ओवर क्राउडेड क्लासरूम। अरे भाई ओवर क्राउडेड क्लासरूम नहीं होता है कभी भी, क्लासरूम 2 कर लो, कोई चुनौती नहीं है। और कहते हैं लैक ऑफ एफिशिएंट टीचर्स। अरे एफिशिएंट टीचर्स की कमी कैसे, स्कूल में टीचर होता है वो एफिशिएंट होता है, उसको इनएफिशिएंट नहीं कहा जा सकता। वो एक बहुत ही टफ एग्जाम पास करके रिक्रूट हुआ है। और आगे बताते हैं लैक ऑफ इंग्लिश एनवायरमेंट। तो ये तो एक बेहूदपन की टर्म बना दी, लैक ऑफ इंग्लिश एनवायरमेंट। आप इंग्लिश पढ़ाने के चैलेंज में बताते हो लैक ऑफ इंग्लिश एनवायरमेंट, ये बात करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश एनवायरमेंट की लैक रहेगी ही। यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जा रहा है, सेकंड लैंग्वेज में पढ़ाई जा रही है, कोई फर्स्ट लैंग्वेज थोड़ी है इंग्लिश, हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश एनवायरमेंट यहाँ पर क्रिएट नहीं हो सकता, यहाँ पर अपना लोकल लैंग्वेज का एनवायरमेंट रहता है। तो ये कोई चैलेंज नहीं है, एनवायरमेंट को नहीं सुधार सकते आप किसी प्रकार से। आगे चलते हैं तो आपने आगे लिखा है, इसमें रिमेडियल टीचिंग लिखा है, बीच में एक पॉइंट आप लिखने वाले थे, लेकिन क्या पता महाशय आपने क्या लिखा, केवल द क्लासरूम ही दिख रहा है, आगे कुछ और नहीं दिख रहा है इसमें। रिमेडियल टीचिंग, चलो रिमेडियल टीचिंग अच्छा टॉपिक है पेडागोजी का। ये तो हुई अपनी चर्चा। यही सिलेबस है, लैंग्वेज सेकंड का भी यही सिलेबस है, 2 जगह लिखा है आपने, सिलेबस में कोई अंतर नहीं किया, एक वर्ड का भी अंतर नहीं किया। ये लेवल फर्स्ट का है और ये लेवल सेकंड का है। इस सिलेबस को देखते हैं तो अभी एक प्रश्न तो ये आता है महाशय यहाँ पर कि आप देखोगे कि ये लैंग्वेज का सिलेबस है और इसमें पेडागोजी का इतना भारी भरकम औचित्य कैसे ठहरा दिया। अरे भाई आप उन टीचर्स को रिक्रूट ले रहे हो जो प्राइमरी लेवल पर या अपर प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पेडागोजी का लेवल उस परीक्षा में भारी होता है जब आप ऐसे टीचर्स को रिक्रूटमेंट करो जो एसटीसी या बीएड कॉलेज में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाओं को पढ़ाने के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, जो पुपिल टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए, उन टीचर्स के लिए ऐसा सिलेबस होता है। पेडागोजी इतनी ज्यादा पूछी जाती है उसमें। इसमें जो प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनके लिए पेडागोजी का लेवल इतना नहीं होता है। आपने कम से कम ये लेवल 50% तो निश्चित रूप से कर दिया। अब आप ये बताओ 30% आप लैंग्वेज के दोगे, लैंग्वेज के पेपर में आप 30% दोगे और उसमें आप 15% तो आप पेडागोजी के दे रहे हो, तो आप लैंग्वेज का आकलन कहां से कर रहे हो। लैंग्वेज में ग्रामर के का आकलन होना चाहिए, लैंग्वेज में वर्ड पावर का आकलन होना चाहिए, फोनेटिक्स का आकलन होना चाहिए। ग्रामर में जो सुटेबल टॉपिक्स हैं ग्रामर के जिनकी अपेक्षा की जाती है, जिनके लिए एक ही प्राइमरी टीचर से अपर प्राइमरी टीचर से अपेक्षा की जाती है कि भाई बच्चे को इस टीचर को इतनी ग्रामर अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ये ग्रामर बच्चों को पढ़ाएगा, तो वो ग्रामर के टॉपिक दो आप। जैसे सीक्वेंस ऑफ टेंस है, वॉइस चेंज है, नरेशन है, मॉडल्स है, डिग्री चेंज, ऐसे टॉपिक आप इसमें दो, उनके सेपरेट क्वेश्चन लो, दो आप, और अनसीन पैसेज के आधार पर क्वेश्चन नहीं दिए जा सकते उनके। इसी प्रकार से फोनेटिक्स के लिए उनको फोनेटिक्स साउंड के ऊपर, फोनेटिक के ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, सिलेबल के ऊपर और वर्ड स्टेज के ऊपर, फोनेटिक टर्न के ऊपर क्वेश्चन दिए जाएं, तब अच्छा आकलन होता है फोनेटिक्स का। और ये जो 2 अनसीन पैसेज दिए ये आपके सुपरफ्लुअस है, यहाँ पर इनका कोई तुक नहीं है। जिस प्रकार इनके आधार पर लैंग्वेज का आप आकलन करना चाहते हो, आकलन नहीं होता है बिल्कुल भी। अब आपने 15 नंबर की पेडागोजी यहाँ पर ठोस दी, ठोस कर बढ़ दी, क्या तुक है इसका। और इतनी बातें जो आप ये जोड़ लगा कर बता रहे हो, पहली बात तो ये एक बात को आप रिपीट करके बार बार लिख रहे हो और ये आपके अज्ञानता के कारण लिखा गया। दूसरी बात मतलब ये जोड़ लगा कर बता रहे हो, ये बातें पढ़ाने में काम में नहीं आती हैं, ये थियरी इतनी ज्यादा पढ़ाने के लिए काम में नहीं आती है। और सभी लैंग्वेज की पेडागोजी एक नहीं होती है। वहां से आपने सब लैंग्वेज का सिलेबस एक ही बना दिया। आपने इतने लापरवाही तरीके से ये सिलेबस बनाया और आपने सारा सिस्टम खराब कर दिया, और आपके कारण सारे राज्यों के टेट की परीक्षा का सिलेबस खराब हो गया। आपकी नकल की सबने, राजस्थान में रीट की
के सिलेबस में आपकी नकल की, लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी नकल की और आपकी लैंग्वेज नकल करके सभी ने इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस एकदम खराब कर दिया। आप दोषी हैं वहां से। यहाँ पर बच्चे कितने मेहनत करते हैं तैयारी करने के लिए, अपना सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए, और उस सिलेक्शन की प्रक्रिया में आप गुड़ गोबर बराबर कर देते हैं। इसलिए हे महाशय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने सिलेबस को ध्यान से देखो, एक्सपर्ट की टीम बैठाओ और उसको सुधारो, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। अब आपको इसको ध्यान देना ही पड़ेगा। 2010 से आप दादागिरी में यूं ही चलते हुए आ रहे हैं, कोई आपके सिलेबस की तरफ देख नहीं रहा है, लेकिन अब हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। जहां तक मेरा विचार है, आपको देखना चाहिए, सिलेबस को सुधारना चाहिए इसको, और सुधारना ही पड़ेगा। एक छोटी सी बात मैं और कह देता हूं, यहाँ पर आपने लैंग्वेज 2 बनाई है। ये 2 लैंग्वेज क्यों बनाई है? स्कूल में तो ट्रिलिंगुआ कॉन्सेप्ट है। स्कूल एजुकेशन में 3 लैंग्वेज चलती हैं। फर्स्ट लैंग्वेज, जिसमें अपने देश में हिंदी को दर्जा प्राप्त है फर्स्ट लैंग्वेज का। सेकंड लैंग्वेज जो मतलब इंटरनेशनल स्टेटस की लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश चल रही है, और एक थर्ड लैंग्वेज और चलती है। तो आप 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बनाओ ना, कि पहला आपकी पॉलिसी होंगे यहाँ पर, कि पहली 2 लैंग्वेज तो सबके रहेंगी, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज तो सबके रहेंगी। थर्ड लैंग्वेज में आपने जो 5-6 लैंग्वेज दी हैं, इनमें से कोई भी एक चूज कर ले। आप अगर स्कूल एजुकेशन के प्रति इतने सतर्क हैं, तो आप बच्चों को देना चाहते हो तो 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बनाते हैं यहाँ पर। और फिर आपने 2 बनाया, 2 लैंग्वेज में आपका वाला एक कॉन्सेप्ट तो आपका एकदम बेकार का कॉन्सेप्ट है। इसमें से तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज का सिलेबस एक ही है आपका। और ये भी अवश्य कि एक लैंग्वेज लेने वाला है, एक कैंडिडेट दूसरी लैंग्वेज लेने वाला है, तो उसको लैंग्वेज की तो पूरी पकड़ आनी चाहिए। आपका सिलेबस पूरी पकड़ वाला है ही नहीं है, पूरी तरीके से आकलन करता ही नहीं आपका सिलेबस। इसलिए हे माननीय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, अपने सिलेबस को देखो, इसको दोबारा, और अच्छा सिलेबस बनाओ इसका, ताकि आपके सिलेबस में रिलायबिलिटी मिले, स्टैंडर्ड मिले, और आपकी प्रतिष्ठा में आंच नहीं आए। अगर इस सिलेबस में समय रहते रिमेडियल कदम नहीं उठाया गया, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। अच्छा, जय हिंद।